करेंगे। बिहार में शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अब बड़ी खबर आ चुकी है। आज शाम तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो सकता है। बहाली की प्रक्रिया को लेकर बीपीएससी ने पूरी तैयारी भी कर ली है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने न्यूज 18 से बातचीत में बड़ी जानकारी दी है कि कभी भी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो सकता है। फिलहाल शिक्षा विभाग में 32,388 पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा। बाद में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिसमें मैथिली सहित कई अन्य भाषा की भी सीटें शामिल होंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टीआरई 4 से जुड़ी हुई, और आज शाम टीआरई 4 को लेकर विज्ञापन जारी होने की जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें, एस्टेट अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकेंगे। एस्टेट अभ्यर्थियों को फॉर्म आईडी भरना होगा, जिसकी जानकारी शिक्षा मंत्री ने दी है। फोर सहित अन्य मुद्दों को लेकर आज से पटना में छात्रों के द्वारा महाधरना दिया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं। मंत्री जी, धरना महाधरने का आयोजन आज किया जा रहा है, आज से क्या कहेंगे टीआरई 4 को लेकर के छात्रों की? मुझे हंसी आ रही है, इसलिए आ रही है कि पूरे बिहार को मालूम है कि टीआरई 4 की वैकेंसी किसी भी समय जारी हो सकती है। हम लोगों ने पूरी तरह से अपने तरफ से हर प्रकार की तैयारी करके और हम लोगों ने बीपीएससी को दे दिया है, और बीपीएससी की तरफ से भी आपको मालूम है कि तैयारी लगभग पूरी है। किसी भी समय, आज से कल के बीच किसी भी समय वैकेंसी जारी हो सकती है। अब जो धरना करने वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि इसका श्रेय हम ले लें, लेकिन बिहार के हमारे अभ्यर्थी बहुत होशियार हैं। वो जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार का शिक्षा मंत्री हमारे अभ्यर्थियों और हमारे युवाओं के प्रति इतने गंभीर हैं कि हम किसी भी युवा को, किसी भी अभ्यर्थी को हम आंदोलन के लिए तैयार होने नहीं देंगे। बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं शिक्षा मंत्री, और कह रहे हैं कि 1 से 2 दिनों तक कहा जा सकता है कि आज भी आ सकता है या कल तक आ जाए। कहा किसी भी समय वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि सारी तैयारी पूरी है। अब ये जो लोग धरना दे रहे हैं वो अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है। वो बेचारे, उनके लिए भी मुझे दया आती है, वो अपना कर रहे हैं, करने दीजिए, लेकिन श्रेय उन्हें नहीं मिलने वाला है। और हमारे अभ्यर्थी और युवा सब होशियार हैं और हमसे भी मिलते रहते हैं। लेकिन मैं उनको कहूंगा, जो भी व्यक्ति धरने पे बैठ रहे हैं, जो इसका नेतृत्व का, वो तो खुद अभ्यर्थी है नहीं, वो खुद परीक्षा में शामिल होने वाले हैं नहीं। क्या कभी उन्होंने आके हमसे मुलाकात की? कभी उन्होंने आके हमसे कोई जानकारी दिया या लिया? केवल मीडिया में कुछ लोग हैं जो बोलते रहते हैं और अपना टीआरपी बढ़ाते हैं और जाके धरना पर बैठ जाते हैं। ये कौन सा तरीका है? सरकार को बदनाम करने की साजिश है। सरकार बहुत सतर्क है और हम इनके प्रति कोई जवाबदेह नहीं है। हम जवाबदेह हैं अभ्यर्थियों के प्रति, हम जवाबदेह हैं छात्र और नौजवानों के प्रति, और उनकी हर मांग हम पूरी कर रहे हैं। कितने अभ्यर्थियों की बहाली होगी इसमें, जब टीआरई 4 की बहाली होगी? तो देखिए, 32,388 पद तो हम लोगों ने पहले ही क्लियर किया, लेकिन जब आपको वैकेंसी निकलेगी तो उससे ज्यादा संख्या में निकलेगी। ये अंदर की बात है। आप बहाली का इंतजार करिए, देखिएगा सरकार ने सबकी सुनी है। हर भाषा भाषी का जो डिमांड था, हर चीजों पर हम लोगों ने वर्कआउट किया है, और इतने कम समय में जो हम लोगों ने वर्कआउट किया है, आप सोच नहीं सकते। संस्कृत और उर्दू जैसे जो शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनकी भी बहाली होगी? नहीं, हर सब्जेक्ट में। और हमने अभी हमने ये आपको एग्रीकल्चर को भी शामिल कर दिया है, इसलिए हमने छोड़ा किसी को नहीं है। हम आगे के दिनों में लाइब्रेरियन की भी बहाली करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी हमारी चल रही है। कुछ ही दिनों में इसके लिए इंतजार कर रहे छात्र नौजवानों को अच्छी खुशी मिलेगी, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह हमको इसके लिए खुली छूट दी है, और उन्होंने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में बिहार के युवा, बिहार के छात्र, बिहार के अभ्यर्थी को इंतजार नहीं करना पड़े, और शिक्षा विभाग वो सब प्रकार की तैयारी पूरी करे। तो बिल्कुल बिहार में चल रही छात्रों की सियासत के बीच टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें बड़ी खुशखबरी किसी भी वक्त मिल सकती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो टीआरई 4 को लेकर बड़ी जानकारी देने के बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने लोक भवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद मिथिलेश तिवारी ने कहा है
कि राज्यपाल से उनकी औपचारिक मुलाकात थी। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे काम को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। महामहिम राज्यपाल महोदय से हमारा शिष्टाचार मुलाकात था और बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं सब उनको बताना भी था। तो महामहिम से तो मिलना जुलना मंत्रियों का होते ही रहता है। इधर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने और एकल परीक्षा की मांग को लेकर सैकड़ों छात्र धरने पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि शिक्षा मंत्री कई बार विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। छात्रों ने 24 घंटे में फैसला लेने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। 26 आ गया, न टीआरई 4 हुआ, 5 का तो अता पता नहीं। अभी टीआरई 4 को भी बलगलाया जा रहा है। मिस्टेक, अरे बस ये मिस्टेक तिवारी है सर, इनको खुद किसी का पता नहीं है। जुलाई को कह रहे थे कि जुलाई में दे देंगे, जुलाई कब का चला गया। कह रहे थे अगला सोमवार को दे देंगे, अगला सोमवार कितना गुजर गया, कुछ विश्वास नहीं है। जब तक जारी अनिश्चितकालीन हम हड़ताल पे बैठ चुके हैं, ठीक है, इनको इस बार हर हाल में नोटिफिकेशन जारी करना। उनके बात का कोई वैल्यू नहीं है। वो कहते हैं रहू को सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए। उनका वचन चला गया। वो कहते हैं जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ, होटा उल्टा है, जो बोलते हैं वो नहीं कर देते हैं। विश्वास बिल्कुल नहीं है। उनके बात का उनका खुद का वैल्यू नहीं है। मीडिया में 10 घंटा बयान है, एको काम टाइम पे नहीं पूरा हुआ है। जंतर मंतर या झारखंड की तरह हम लोग नहीं है, हम उतना इंतजार नहीं कर सकते। 2 साल बहुत इंतजार किए। 24 घंटे के अंदर शिक्षा मंत्री को विज्ञापन देना होगा, नहीं तो इस्तीफा देना होगा। हम उतना समय नहीं दे सकते। तो एक तरफ शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है टीआरई 4 का विज्ञापन कभी भी आ सकता है। बावजूद इसके अभ्यर्थी गर्दनीबाग में उतर आए हैं, जिसको लेकर मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि अभ्यर्थियों को धरना देने की कोई जरूरत नहीं, वे पढ़ाई करें, तैयारी करें, उनका बेहतर भविष्य इंतजार कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? छात्र पढ़ाई में जाकर के जुटे और कुछ लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना लें। अपनी तैयारी करें और तैयारी करके वो परीक्षा में पास आउट हो, उनका एक उज्जवल भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। सिवान के एसपी पूर्ण झा का तबादला हुआ। पटना में पुलिस मुख्यालय भेजे गए हैं। भारत सोनी सिवान के नए एसपी बनाए गए। हृदयकांत नालंदा के नए एसपी बनाए गए हैं। तो विनीत कुमार का सारण से तबादला हुआ है। पुलिस अधीक्षक एटीएस बनाए गए हैं। रोशन कुमार सारण के नए पुलिस अधीक्षक बनाए गए। तो मिस्टर राज रोहतास पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। अवधेश दीक्षित पुलिस अधीक्षक भोजपुर बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें पटना में पुलिस मुख्यालय में भेजे गए हैं सिवान के एसपी पूर्ण झा। सिवान से उनका तबादला हो गया है, पटना में पुलिस मुख्यालय भेजे गए। तो वहीं भारत सोनी सिवान के नए एसपी बनाए गए हैं। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो आनंद, ये बड़ा तबादला देखिए, निश्चित तौर पे और इसमें कई सारे आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया, लेकिन कुछ ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। जो सिवान के एसपी थे पूर्ण कुमार झा, उनका तबादला कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अभी पदस्थापना की प्रतीक्षा में बिहार पुलिस मुख्यालय में इन्हें भेजा गया है। जाहिर तौर पर ये सबसे चर्चित नाम है। इसके अलावा जो भोजपुर के एसपी थे उनका भी तबादला कर दिया गया है। और इसके अलावा जो मिस्टर राज थे पुलिस अधीक्षक भोजपुर, इनका तबादला रोहतास कर दिया गया है। और इसके अलावा कई सारे ऐसे नाम हैं। भारत सोनी जो नालंदा में थे, उनका तबादला सिवान कर दिया गया है। इसके अलावा अवधेश दीक्षित, इन्हें भोजपुर भेजा गया है। तो कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनका तबादला किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे चर्चित नाम थे जिनको लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी। जो पुलिस अधीक्षक भोजपुर थे, उस समय भी जब भरत तिवारी का घटना घटी थी, उस वक्त भी काफी चर्चा हुआ था। आखिरकार उन्हें रोहतास भेज दिया गया। इसके अलावा कई ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो सारण के पुलिस अधिकारी हैं, विनीत कुमार, उन्हें पुलिस अधीक्षक आतंकवाद निरोध दस्ता बिहार पटना में तबादला कर दिया गया है। मनीष कुमार हैं पुलिस अधीक्षक जो विशेष शाखा से पटना में,
उन्हें पुलिस अधीक्षक विशेष निगरानी इकाई में तबादला किया गया है। इसके अलावा जो पूरन झा थे, जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, इसके अलावा रोशन कुमार जो पुलिस अधीक्षक रोहतास थे, उन्हें सारण का एसपी बनाया गया है। अवधेश दीक्षित है, भारत सोनी है, भारत सोनी सुश्री गरिमा है जो समादेष्टा थी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के, उन्हें पुलिस अधीक्षक कमजोर वर्ग एवं महिला कोषांग अपराध अनुसंधान विभाग पटना में ट्रांसफर किया गया है। तो लगातार बड़े पैमाने पर फिर 11 एएसपी और डीएसपी का भी तबादला किया गया। तो जैसे फिर अगर पिछले 2 दिनों से देखें तो बिहार के प्रशासनिक हल्के में बड़े तबादले के तौर पे देखा जा सकता है। कल कई आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ और आज आईपीएस और डीएसपी का तबादला हुआ। तो लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी लगातार सम्राट चौधरी तबादला कर रहे हैं ताकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक ठाक रहे। जी ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा आतंकी मोहम्मद जफर मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। जफर बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है और उस पर मदरसे के नाम पर चंदा लेकर पाकिस्तान भेजने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद जफर मसूद अजहर के बयानों से लोगों को जिहाद के लिए उकसाता था। सोशल मीडिया अकाउंट से उसके जैश से जुड़े होने की पुष्टि हो गई है। जिहाद और मुजाहिदों के बारे में पढ़कर वो इस विचारधारा से जुड़ गया। मसूद अजहर के प्रभाव में आकर वो खुद भी मुजाहिद बनना चाहता था। अपनी फेसबुक आईडी के जरिए वो चेहरा ढककर जिहाद और खिलाफत के बारे में बयान भी देता था। उसके फोन में कई पाकिस्तानी जिहादी व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। लखनऊ एटीएस की पूछताछ में जफर ने अपने अपराध कबूल किए हैं। और इस बीच आपको जहानाबाद से बड़ी खबर बताते हैं, जहां उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई हुई है। ट्रक से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। बरामद शराब की कीमत 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। राजस्थान के रहने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गया पटना मुख्य मार्ग पर वाहन जांच के दौरान ये सफलता मिली है। संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। अधीक्षक के दिशा निर्देश पर मद्य निषेध की टीम के द्वारा आज उमता धरनाई के पास हम लोग एक ट्रक पकड़े हैं जो हरियाणा से पटना जा रहा था। इसमें 2 लोग गिरफ्तारी हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको नालंदा से बताते हैं। नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड से खबर मिल रही है, जहां मिडिल स्कूल परासी में मिड डे मील खाने के बाद 14 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। पेट दर्द की शिकायत के बाद बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल सर्जन ने बच्चों का मेडिकल जांच भी किया और सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन स्कूल पहुंचकर मामले की जांच में जुट गया है। जांच के बाद ही साफ होगा खाने में क्या गड़बड़ी थी। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान नमक की जगह सर्फ डाल दिया गया है, जिस वजह से ये घटना घटी है। मिड डे मील प्रोग्राम था ना, मिड डे मील में जी तो क्या कुछ शिकायतें मिली सर? कि पेट दर्द, जी सिर्फ पेट दर्द का ही शिकायत था और ऐसा कोई सीरियस नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कि क्या कुछ ट्रीटमेंट किया जा रहा है सर? इमरजेंसी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। जी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है चल रहा है। सारे डॉक्टर लगे हुए हैं? सभी डॉक्टर आप देख ही रहे हैं, सभी डॉक्टर लगे हुए हैं। जी ठीक। बिहार में पिछले दिनों छात्रों के आंदोलन और प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें सरकार ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और उसके बाद की स्थिति से अवगत कराया है। बता दें कि 25 जुलाई को आइसा के प्रदर्शन के दौरान सिवान में पुलिस के एक जवान ने भीड़ पर काबू पाने के लिए AK-47 से फायरिंग कर दी थी, जिस पर खूब बवाल मचा था। अब इस मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस जवान ने आत्मरक्षा में AK-47 से फायरिंग की थी। हालांकि किसी को गोली नहीं लगी थी। वहीं फायरिंग के आरोपी जवान को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि 22 से 25 जुलाई के बीच आंदोलन को लेकर
69 एफआईआर दर्ज किए गए। 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें बाद में 222 ऐसे छात्र जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। उग्र प्रदर्शन के दौरान छपरा में बीडीओ, 3 पुलिस इंस्पेक्टर, 2 एसआई और 11 कांस्टेबल घायल हुए थे। एक बीडीओ की आंख की रोशनी भी चली गई है। जो घटना घटी उस समय और जिस तरह का माहौल था, ये भी आप लोग जानते हैं कि छात्रों को इशू को केंद्र सरकार ने, जो भी उनके इश्यूज थे सारे इशू को एड्रेस किया केंद्र सरकार ने। और यहाँ भी मुख्यमंत्री ने क्लियर कट आदेश दिया था कि जो छात्रों का इशूज है या उनके ऊपर कोई केस है, ये है, सब चीज को खत्म किया गया। सिवान में जो घटना घटी उस पर बिहार सरकार ने इमीडिएटली कार्रवाई किया। जिसने ये किया था उसको सस्पेंड किया गया, जांच चल रही है उसके ऊपर। उस बैकग्राउंड में जाना हमको तो कोई उचित नहीं लगता है, जब ऑलरेडी एक जांच चल रहा है और जो ये काम किया था और उस पर ऑलरेडी सस्पेंड हो गया है, तो बिहार सरकार तो जो एक्शन लेना था सारा एक्शन ली। कोई घटना घट सकती है, लेकिन घटना के बाद सरकार का इंटेंशन कैसा है वो भी देखना चाहिए। उसमें सारी कार्रवाई जो हो सकती थी इमीडिएटली वो मुख्यमंत्री ने लिया है उसमें। तो आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की तरफ से यह हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें पूरी स्टेटस रिपोर्ट जो है कोर्ट को सौंपी गई है। और बिहार सरकार ने बताया है कि 25 जुलाई को जो छात्रों का प्रदर्शन हुआ था उसमें AK-47 जिस जवान ने चलाया उसने आत्मरक्षा में AK-47 का यूज किया था। हालांकि इससे किसी को भी कोई गोली नहीं लगी, कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी बताया कि उस आरोपी जवान को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी बताया कि जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया था उनमें से 222 छात्रों को रिहा कर दिया गया। उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, उन्हें सरकार ने रिहा किया है और अभी भी इस पूरे मामले पर जांच जारी है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है, पुलिस की कार्रवाई को लेकर जो जवाब सौंपे गए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या जवाब मिलता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर अपनी पूरी स्थिति साफ कर दी है, क्योंकि सिवान में AK-47 से फायरिंग करने के मामले ने तूल पकड़ लिया था। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने AK-47 मामले पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा किसके आदेश पर AK-47 से गोली चलाई गई। तेजस्वी यादव ने यह सवाल पूछा है कि आखिर किसके आदेश पर AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं कि आखिर किसके कहने पर AK-47 से गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया। लेकिन अब तक सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल लोक भवन मार्च करेंगे और छात्रों के मुद्दे और सिवान में पिछले दिनों AK-47 से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का विरोध कर रहे हैं। अब इसको लेकर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा है कि सिवान की घटना पर सरकार को अब तक वहां के डीएम और एसपी को सस्पेंड कर देना चाहिए था, लेकिन सिर्फ आरोपी जवान को निलंबित करने की खानापूर्ति की गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स को लेकर के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, और कहा जाता है कि युवा जो है वो भविष्य होता है, तो उसके लिए, उसके डिमांड के लिए, और खासतौर पे आप देखिए जिस तरह से सिवान की घटना हुई, दिल्ली की घटना अलग थी, वहाँ भी पैलेट गन चलाया गया। पहली बार देखा गया कि लाठी में कील लगा के स्टूडेंट्स के ऊपर वार किए गए, और सिवान में AK-47 चलाने तक की घटना हो गई है। तो उसको लेकर के हम लोग क्या कि सिवान में खासतौर पे अब तक तो सरकार को, बिहार सरकार को वहाँ के डीएम और एसपी दोनों को सस्पेंड कर देना चाहिए था।
तेजस्वी यादव 19 अगस्त को लोक भवन मार्च करेंगे, जिसको लेकर सियासी पारा भी चढ़ गया है। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव के इस मार्च पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को सक्रियता का संदेश देना चाहते हैं, साथ ही उनका वजन थोड़ा बढ़ गया है, तो वे खुद को फिट रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। राजभवन मार्च कर रहे हैं दो उद्देश्य से। एक तो विगत दिनों में जो उनका एक्टिविटीज था, सारी की एक्टिविटी जो बंद पड़ा हुआ है, तो थोड़ा वेट गेन कर लिए हैं, तो उससे कठिनाई हो रही होगी, तो इसलिए अब शुरुआत करेंगे। वेट वुड कम अभ्यास कर रहे हैं। और दूसरी बात कि पार्टी का पिछले दिनों जो उनकी निष्क्रियता हो गई थी, निष्क्रिय हो गए थे, सदन में भी गायब और यहाँ भी गायब, कहाँ विदेश विदेश घूम रहे हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए, अपने स्वास्थ्य की चिंता के लिए राजभवन मार्च कर रहे हैं। तो वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी तेजस्वी यादव के कल के मार्च पर निशाना साधा है। उन्होंने तेजस्वी यादव से पूछा है कि वे इस बात के विरोध में मार्च निकाल रहे हैं जब आंदोलन खत्म हो चुका है, सारी बातें हो गई हैं, तो क्या तेजस्वी अब बिहार के विकास के विरोध में मार्च निकाल रहे हैं? संजय झा ने कहा कि तेजस्वी यादव अक्सर हर मौके पर पीछे रह जाते हैं। आप मुझे बताइए ना, ये तो नॉन सीरियस ही ना लोग लेगा, ये सब कुछ पार्ट टाइम करता है। जब चल रहा था उस समय विदेश में थे, जब सब चीज खत्म हो गया, इशू रिजॉल्व हो गया, ना, आंदोलन खत्म हो गया, उसके बाद आंदोलन करना शुरू कर रहा है, मार्च करना। किस चीज का मार्च कर रहा है? बिहार में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसके खिलाफ मार्च कर रहा है। किस चीज के खिलाफ मार्च कर रहा है? बिहार में उद्योग जो इतना बड़ा लग रहा है, हम लोग जिस एरिया से आते हैं, वो कांग्रेस और आरजेडी के टाइम में चीनी मिल बंद हो गया, रैयाम और लोहट का, दरभंगा मधुबनी में जो चीनी मिल खुल रहा है, उसके लिए आंदोलन कर रहा है। किस बात का आंदोलन कर रहा है? 47 से फायरिंग हो रहा है इसी बिहार में। अरे भाई, 47 से फायरिंग हुआ तो कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? सस्पेंड हुआ कि नहीं हुआ? जांच चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये बताइए ना। सरकार किसी इस तरह के एलिमेंट घटना हो सकती है, दुनिया में कहीं होती है, क्या सरकार ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है? नहीं करती है। ये पॉलिसी एनडीए सरकार का है कि गलत करेगा वो अंदर जाएगा। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने झारखंड सरकार के जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल की परीक्षाएं रद्द करने के फैसले को छात्रों के हित में अच्छी पहल बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने छात्रों से बातचीत कर उनकी मांगें मानी हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं से छात्र परेशान और निराश हैं। उन्होंने बिहार में मैट्रिक, सिपाही भर्ती समेत अन्य परीक्षाओं की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। देखिए, बहुत अच्छे ढंग से जो है वहाँ की सरकार ने छात्रों से बातचीत की है और शुरू से ही बहुत ही पॉजिटिव जो है नज़रिया जो है रखने का काम किया है और हर एक बात जो है छात्रों की जो है मानी गई है, तो उससे खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन जहाँ भी भाजपा की सरकार है, ना तो वो बात करते हैं ना तो कुछ करते हैं, और लगातार जो है कई प्रदेशों में भी जो है पेपर लीक की बातें जो है आती रहती हैं, जिससे कि छात्र बड़े निराश रहते हैं, लोगों में गुस्सा बहुत रहता है। बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां भोरे प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनकटा जागीरदारी के प्रधानाध्यापक सत्येंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया। प्रधानाध्यापक पर छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार करने के आरोप लगे थे। छात्राओं ने इसकी शिकायत सीएम पोर्टल पर की थी। शिकायत के बाद डीएम ने महिला अधिकारियों की टीम से मामले की जांच कराई। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की गई है। प्रधानाध्यापक के विरुद्ध वहाँ की छात्राओं ने एक पत्र के माध्यम से मुझे भेजा था, तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 महिला पदाधिकारियों की टीम बनाई थी, जिसमें डीपीओ ICDS थे और डीसीओ थे। दोनों महिला पदाधिकारी वहाँ जाकर के छात्राओं से मिली, सबसे बातचीत की और सबका बयान लिया और प्रथम दृष्टया सही पाया गया जो भी आरोप प्रधानाचार्य के अगेंस्ट लगा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से उनके सस्पेंशन का अनुशंसा किया, क्योंकि वो प्रधानाध्यापक थे, तो इसमें जो है RDD ऑफिस जो हमारा सारण में, वहाँ के लेवल से कार्रवाई होनी थी, अपेक्षित थी।
और अगली खबर मोतिहारी से, जहां खनन मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने ऐलान किया है कि बिहार में अब निजी जमीन से घर बनाने या निजी काम के लिए मिट्टी की खुदाई करने वालों पर खनन विभाग कार्रवाई नहीं करेगा। ईंट भट्टा यूनियन के सम्मेलन में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए कि निजी जमीन से मिट्टी निकालने या घर में मिट्टी डालने के लिए खुदाई करने वालों को परेशान नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ईंट भट्टा संचालकों के वन टाइम सेटलमेंट का काम पूरा करने की बात कही ताकि उन्हें राहत मिल सके। और हमारे खनन पदाधिकारी को दिशा निर्देश देंगे कि जो किसान अपने निजी काम के लिए, अपने जमीन से घर बनाने के लिए या घर भरने के लिए, या प्रजापति समाज के लोग अपने ईंट में मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए, तो इन सब लोगों पर हम लोगों ने ऊपर से ही निर्देश दिया कि इन लोगों को इसे छूट दिया जाए और इन लोगों पर किसी प्रकार का कोई FIR नहीं होना चाहिए। सिवान पुलिस की ओर से साइबर ठगी और ऑनलाइन अपराधों से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। स्वामी कर्मदेव यमुना राम उच्च विद्यालय का सह इंटर कॉलेज में पुलिस ने छात्र छात्राओं को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के तरीके बताए। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से चैट नहीं करने की सलाह दी गई। खासकर छात्राओं को सतर्क रहने को कहा गया। पुलिस ने साइबर अपराध के बढ़ते मामलों और इसमें बचाव के उपायों की जानकारी भी दी। साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज हम लोग SKJR हाई स्कूल में थे और आज बच्चों से बात किया और उनको साइबर क्राइम से अवेयर करने के लिए काफ़ी अलग अलग पहलुओं पर बात किया, जिनमें हम लोग OTP, फ्रॉड, स्कैम और सेक्सटॉर्शन और बाकी चीज़ों के बारे में बात किया, जिसमें हमने गोल्डन आवर के बारे में बताया कि जो साइबर क्राइम का जो गोल्डन आवर है, जो 2 आवर का है, जिसमें आपके साथ फ्रॉड होने के बाद 1930 या cyber.gov.in पे आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और वहाँ से हमें मदद मिलती है। आप लेट करेंगे, इससे आपकी परेशानी बढ़ेगी।